हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रिकॉल मेमोरीज। और आज का हमारा टॉपिक है ध्वनि साउंड। इससे पीछे की जितनी भी क्लासें थी उसमें हमने प्रकाश को बेहतर तरीके से समझा है। प्रकाश के जितने भी टॉपिक थे, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, लेंस और दर्पण, सारे के सारे टॉपिक हमने कर लिया था। जैसे कि रीड का सिलेबस है उसमें प्रकाश बहुत ही गहराई से पूछ रखा था, ज़्यादा ही बड़ा टॉपिक मुझे लगा। और अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ध्वनि, कि ध्वनि क्या होती है, ध्वनि के अभिलक्षण क्या हैं, ध्वनि प्रदूषण क्या है। तो वो हम आज की क्लास में देखेंगे और कोशिश रहेगी कि इस टॉपिक को इसी क्लास में कंप्लीट करें, नहीं तो फिर एक और क्लास से इसी टॉपिक से रिलेटेड आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज ध्वनि साउंड। वस्तुओं में कंपन के कारण ही ध्वनि उत्पन्न होती है। कि ध्वनि होती तो है, बट रीज़न क्या है उसके पीछे कि आखिर क्यों होती है। तो क्यों होती है, क्योंकि कंपन के कारण क्या होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है। अब ये तो हो गई वस्तुओं की, कि वस्तु में तो कंपन के कारण हो गई। मनुष्य है वो किस प्रकार अपनी ध्वनि को निकाल पाते हैं। तो वाक तंतु, मनुष्य में क्या होता है, वाक तंतु होता है जो मनुष्य के गले के कंठ नली में दो स्नायु या दो संधि बंधन होते हैं, जिन्हें हम वाक तंतु कहते हैं, जिससे मनुष्य है वो अपनी ध्वनि उत्पन्न कर पाता है। फिर आता है कि ध्वनि का संचरण। ध्वनि का संचरण किस माध्यम में होता है, क्या क्या उसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो देखिए कि ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता जरूरी है। फर्स्ट पॉइंट है माध्यम की आवश्यकता होना बहुत जरूरी है। और माध्यम में कौन कौन आ गए, ठोस आ गया, द्रव आ गया और गैस आ गया। फिर है कि निर्वात में ध्वनि बिल्कुल भी संचरित नहीं होती है। निर्वात में ध्वनि बिल्कुल भी संचरित नहीं होती है। चंद्रमा पर हम एक दूसरे जो भी व्यक्ति जाते हैं चंद्रमा पर, तो वो एक दूसरे की बात नहीं सुन पाते हैं। क्यों नहीं सुन पाते हैं, क्योंकि वहाँ पर वायुमंडल की अनुपस्थिति होती है, मीन्स वहाँ पर माध्यम नहीं होता है, जिसके कारण वो एक दूसरे की आवाज़ सुन नहीं पाते हैं और ध्वनि का संचरण नहीं हो पाता है। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है। ध्वनि किस प्रकार की तरंग है, एक यांत्रिक तरंग है। मतलब यांत्रिक तरंग मतलब इसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता है। माध्यम होगा तभी ये संचरित होगी, तभी वो एक माध्यम से जाकर दूसरे माध्यम में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सुनाई देगी। फिर आता है कि कंपन और संचरण के आधार पर तरंग के कितने प्रकार होते हैं। नेक्स्ट जो नीचे दे रखा है देखिए, कंपन व संचरण के आधार पर तरंग के कितने प्रकार होते हैं। दो प्रकार होते हैं। फर्स्ट अनुप्रस्थ तरंगे, सेकंड अनुदैर्ध्य तरंगे। फर्स्ट है अनुप्रस्थ तरंगे। अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती हैं, कंपन संचरण की दिशा में लंबवत है। मीन्स कि संचरण की दिशा तो इस प्रकार आपकी इस साइड है, संचरण की दिशा कोई भी वस्तु है उसमें, और जो कंपन हो रहा है वो इसके लंबवत हो रहा है। लंबवत मतलब 90 डिग्री, लंबवत मतलब 90 डिग्री पर हो रहा है। तो वो तो होगी आपकी अनुप्रस्थ तरंगे। नाम से तो आपको ऐसे लगा कि अनुप्रस्थ भाई उसके अनुदिश ही है, बट नहीं, नाम से नहीं। कंपन संचरण की दिशा में लंबवत हो वही अनुप्रस्थ तरंगे है। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल आपके हैं प्रकाश तरंगे, तनी हुई रस्सी में संचरित तरंगे। तनी हुई रस्सी में संचरित जो ऊर्जा है, जो तरंग है, वो हो गए इसके एग्जाम्पल। फिर है अनुदैर्ध्य तरंगे। अनुदैर्ध्य तरंगे क्या होगी, कंपन संचरण की दिशा में अनुदिश होता है। मतलब संचरण अगर इस दिशा में हो रहा है तो कंपन भी इसी दिशा में होगा, इसी दिशा में होगा, मीन्स 0 डिग्री पर होगा, समानांतर होगा। तो इसके लिए एग्जाम्पल क्या है, स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे और ध्वनि तरंगे। अब देखिए हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, ध्वनि है, ध्वनि साउंड है, और हम ध्वनि तरंगों के बारे में ज़्यादा इस पर ध्यान देंगे। तो इसमें देखिए यहाँ पर क्या निकला है कि ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंगे होती हैं, अनुदैर्ध्य प्रकार की तरंगे होती हैं। किस प्रकार की होती हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। अब आगे आता है कि ध्वनि तरंग के अभिलक्षण की ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं ध्वनि तरंग की। तो ध्वनि तरंग की मुख्यतः कितनी विशेषताएं मानते हैं, 3। कौन कौन सी, आवृत्ति, आयाम, वेग। फ्रीक्वेंसी आवृत्ति हम देखेंगे पहले। न्यू, एक सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, एक सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। एक सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। तो आवृत्ति बराबर कंपनों की कुल संख्या बट्टे कंपनों में लगा समय। आवृत्ति क्या है कि कंपनों की कुल संख्या बट्टे कंपनों में लगा समय। जैसे कि मैं क्वेश्चन यहाँ पर ये दे दूं कि 500 कंपन करने में लगा समय 10 सेकंड है, तो आवृत्ति क्या होगी। तो 500 बट्टे 10 कितना आई, 50। कितनी आई, 50। इस प्रकार है ये। फिर आता है कि मात्रक क्या होता है इसका, कंपन प्रति सेकंड।
मात्रक क्या होता है? कंपन प्रति सेकंड। और एसआई मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज। एसआई मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज, जिसे एच जेड से भी डिनोट करते हैं। आवर्तकाल क्या होता है? आवृत्ति का व्युत्क्रम ही आवर्तकाल कहलाता है। एक परिभाषा तो ये। दूसरा, एक कंपन करने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। एक कंपन करने में लगे समय को क्या कहते हैं? आवर्तकाल कहते हैं। एसआई मात्रक क्या है? सेकंड है। एसआई मात्रक क्या है? सेकंड है। फिर है आयाम। तो कंप करने वाली वस्तु का माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को आयाम कहते हैं। इसे ए से डिनोट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए कि दो पोल हैं, ठीक है, उनके बीच में इनकी माध्य स्थिति तो ये है। एक बार तो ये ऊपर जाता है, कोई भी रस्सी है, और एक बार नीचे आती है। तो क्या कह रहा है कि यहाँ पर ये ओ है, ये ए हो गया, ये बी हो गया। जब ये ओ से ए की तरफ आता है, फिर ए से वापस जाता है ओ की तरफ, और फिर ओ से बी की तरफ, और फिर बी से ओ की तरफ आता है। तो मीन्स मतलब ऐसे आया, फिर वापस गया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे आया। तो वापस जब आता है तो इसे हम क्या कहते हैं? आयाम कहते हैं। मतलब यहाँ पर बी पॉइंट पर और ए पॉइंट पर यहाँ पर क्या होते हैं? इसका अधिकतम विस्थापन हुआ, तो इसे हम आयाम कहते हैं। क्या कहते हैं? आयाम कहते हैं। फिर है वेग एवं तरंग समीकरण, वेलोसिटी एंड द वेव इक्वेशन। किसी बिंदु द्वारा एक सेकंड में तय दूरी को तरंग वेग कहते हैं। तो वेग का तो सूत्र ही क्या होता है? दूरी बटे समय होता है। तो दूरी क्या हो गई इनके बीच की? लेमड़ा। और समय क्या हो गया? टी। समय क्या हो गया? टी। तो v बराबर लेमड़ा अपॉन टी, और 1/t हमें अभी 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 पढ़ा है कि आवर्तकाल क्या होता है? आवर्ती का व्युत्क्रम होता है। तो आवर्ती भी क्या हो गई? आवर्तकाल की व्युत्क्रम हो गई। तो 1/t बराबर क्या होता है? 1/t बराबर क्या होता है? न्यू। न्यू मीन्स आवर्ती। तो v बराबर लेमड़ा न्यू। v बराबर लेमड़ा न्यू है, वो क्या कहलाता है? तरंग समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? तरंग समीकरण कहलाता है। अब देखिए नीचे जो पॉइंट दे रखा है उसे मस्ट याद रखिए कि तरंग का वेग है वो माध्यम पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? तरंग का वेग माध्यम पर निर्भर करता है। ध्वनि भी किस पर निर्भर करती है? माध्यम पर निर्भर करती है। अब आवर्ती और तरंग धैर्य है वो एक दूसरे के क्या होते हैं? समानुपाती होते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होते हैं। जैसे यहाँ पर ये देखिए सूत्र है आपका तरंग समीकरण, v बराबर लेमड़ा v है। अगर यहाँ से यहाँ पर वेलोसिटी बढ़ रही है तो इसका तरंग धैर्य भी क्या होगा? बढ़ेगा। अगर वेलोसिटी कम हो रही है तो तरंग धैर्य भी क्या होगा? कम होगा। वेवलेंथ भी क्या होगी? कम होगी। फिर आता है आपका तीव्रता। कि तीव्रता किसे कहते हैं? एक सेकंड में एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? तीव्रता कहते हैं। ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। ध्वनि की तीव्रता का संबंध किससे है? उसकी ऊर्जा से है। प्रबलता, लाउडनेस, कानों की संवेदनशीलता की माप होती है प्रबलता। ध्वनि की प्रबलता को मापा नहीं जा सकता। ध्वनि की प्रबलता का मात्रक क्या होता है? डेसिबल। और ये माध्यम पर निर्भर करती है। माध्यम पर अब तक क्या क्या निर्भर कर रहा है? वेग आ गया जो माध्यम पर निर्भर कर रहा है, ध्वनि है वो माध्यम पर निर्भर कर रही है, प्रबलता है वो माध्यम पर निर्भर कर रही है। तो प्रबलता कंपन के आयाम बढ़ने पर बढ़ती है। इसलिए क्या होता है कि ध्वनि की तीव्रता है या फिर जो प्रबलता है वो कंपन के आयाम पर निर्भर करती है। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि जो तीव्रता है या प्रबलता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? आयाम के है। किसके है? आयाम के है। मतलब वो पूरी कंप्लीटली आयाम पर निर्भर कर रही है। फिर आता है तारत्व। अब प्रबलता से हम दूसरा मतलब ये भी ले सकते हैं, कानों की संवेदनशीलता। मतलब अगर कोई धीरे बोल रहा है तो उसकी कम प्रबलता है, धीरे बोल रहा है तो वो कम प्रबलता है। और अगर कोई तेज बोल रहा है तो उसकी अधिक तीव्रता है। जैसे अब यहाँ पर मैं ये ले लूँ कि जो शेर की दहाड़ है वो कितने तेज तरीके से दहाड़ता है, तो उसकी प्रबलता क्या हुई? अधिक हुई। क्या हुई? अधिक हुई। मतलब उसका आयाम बढ़ा ना, आयाम बढ़ा तो उसकी तीव्रता अधिक हुई। और अगर मच्छर की भिनभिनाहट ले लूँ तो मच्छर की भिनभिनाहट की प्रबलता क्या हुई? कम हुई। जिसके कारण क्या होगा कि उसका जो आयाम है वो कम होता है। फिर आता है तारत्व। ध्वनि के तीक्ष्ण व भारी होने का लक्षण ही क्या होता है? तारत्व होता है। मतलब तेज और भारी होने को लक्षण की क्या कहते हैं? हम तारत्व कहते हैं। ये ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर करता है। तारत्व किस पर निर्भर करता है? ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर करता है। तारत्व या आवृत्ति अधिक होने पर महिला और बच्चों की आवाज़ सुरीली व बारीक होती है, और पुरुषों की आवाज़ क्या होती है? भारी होती है और सुरीली नहीं होती है।
तो उसमें क्या होता है कि मच्छर की भिनभिनाहट है उसका तारत्व अधिक है। अगर तारत्व अधिक है तो मतलब उसकी जो सुरीली और बारीक आवाज़ है वो अधिक होगी, और अगर तारत्व कम है तो उसकी सुरीली और बारीक आवाज़ कम होगी। जैसे यहाँ पर ये देखो, मच्छर की भिनभिनाहट है उसका तारत्व अधिक होता है, और शेर की दहाड़ है उसका तारत्व कम होता है। और तारत्व है वो आवर्ती के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फिर आता है गुणवत्ता। तो गुणवत्ता क्या होता है कि ध्वनि का एक गुण होता है। गुणवत्ता क्या होता है? ध्वनि का एक गुण होता है। दो समान तारत्व व समान प्रबलता वाली ध्वनियों में विभेद किया जा सके, इसे हम क्या कहते हैं? गुणवत्ता कहते हैं। कि दो समान तारत्व हो, समान तो तारत्व और समान प्रबलता वाली ध्वनियों में विभेद, अंतर किया जा सके, उसे हम क्या कहते हैं? गुणवत्ता कहते हैं। अब आता है कि ध्वनि की चाल विभिन्न माध्यमों में कैसी होती है। तो ठोस में तो क्या होती है? सर्वाधिक होती है। तीन ही माध्यम थे ना इसके, ठोस, द्रव्य, गैस। माध्यम पर डी है, तो ठोस है वो उसमें सर्वाधिक है, द्रव्य में ठोस से कम है, और जबकि गैस में सबसे कम है ध्वनि की चाल। 0 डिग्री सेल्सियस पर वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 331 मीटर प्रति सेकंड होती है। इसे जरूर जरूर याद रखिएगा। अब आता है कि ताप पर, क्या क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि क्या ताप पर ध्वनि की चाल डिपेंड करती है? बिल्कुल डिपेंड करती है। कि ताप होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ध्वनि की चाल। मतलब अगर ताप बढ़ रहा है तो ध्वनि की चाल भी बढ़ेगी, अगर ताप कम है तो ध्वनि की चाल भी कम होगी। ध्वनि की चाल भी कम होगी। अब आता है प्रतिध्वनि। इको क्या होती है? तो इको क्या होती है? प्रतिध्वनि मतलब नाम से देखिए कि ध्वनि जो हम दे रहे हैं उसके विपरीत हमें ध्वनि सुनाई देना। इको, प्रतिध्वनि। जब कभी कभी आपने देखा होगा कि हम कोई खाली मकान है उसमें बोलते हैं तो हमारी आवाज़ हमें वापस गूंज कर सुनाई देती है। दिखाई नहीं, सॉरी, सुनाई देती है, वापस सुनाई देती है। या फिर हम कहीं बाहर गए हैं या फिर पहाड़ों पर गए हैं, तो पहाड़ों पर रहने वाले लोग हैं तो वो भी क्या करते हैं कि अपनी आवाज़ बोलते हैं और कुछ देर बाद में उनकी आवाज़ वापस लौट कर उन्हें सुनाई देती है। ये हम करके भी देख सकते हैं। तो ये आता है कि प्रतिध्वनि को क्या कहते हैं? इस किसे कहते हैं? इमारत, कुआं, पहाड़ी आदि में कुछ समय पश्चात वही ध्वनि फिर सुनाई देना। अगर हम कुछ ध्वनि बोल रहे हैं, कुछ भी नाम ले रहे हैं या फिर कुछ और बोल रहे हैं, अगर वो वापस लौटकर हमें कुछ समय बाद वही ध्वनि माफ़ी चाहती हूँ, दिखाई नहीं, सुनाई देती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिध्वनि, इको कहते हैं। मूल ध्वनि व परावर्तित ध्वनि के बीच कम से कम 0.1 सेकंड का अंतराल होना चाहिए। मूल ध्वनि तो कौन सी? कि जो पहले बोली थी। परावर्तित ध्वनि कौन सी? कि जो उस पहाड़, उस इमारत, उस कुआं से टकराकर, उसकी जो सरफेस है उससे टकराकर वापस आकर हमें सुनाई देती है, उसे हम परावर्तित ध्वनि कहते हैं। तो मूल ध्वनि और परावर्तित ध्वनि के बीच में अंतराल कितना होना चाहिए? 0.1 सेकंड का होना चाहिए। तभी वो ध्वनि है, वो प्रतिध्वनि है, वो हमें स्पष्ट सुनाई देगी, स्पष्ट सुनाई देगी। जैसे मान लीजिए कि ध्वनि की चाल है वो कमरे के ताप पर कितनी होती है? 350 मीटर प्रति सेकंड होती है। अब अवरोधक कुल दूरी, मतलब कि हमें स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए बीच में अंतराल कितना होना चाहिए? 0.1 सेकंड का होना चाहिए। तो 350 को 0.1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 35 मीटर आ गया। 35 मीटर, अगर वो उसका आधा लेंगे हम तो कितना आएगा? 17.5। और 17.5 क्या है कि एक ऐसी दूरी है जिससे हम उस प्रतिध्वनि को स्पष्ट सुन सकते हैं, फिर है अनुरणन। अनुरणन क्या होता है? किसी बड़े होल में बारंबार परावर्तन के कारण ध्वनि का स्थायित्व होना ही अनुरणन कहलाता है। कि कोई भी ऐसी जगह है, कोई बड़ा होल है, अगर हम उसमें कोई आवाज़ बोलते हैं तो वो बार बार परावर्तित होकर क्या करती है? वापस हमें सुनाई देती है, उस होल में गूंजती रहती है। बारंबार परावर्तन होता है। अनुरणन के लिए क्या आवश्यक है? बारंबार परावर्तन होता है। फिर है बहुल परावर्तन के ऐसे कौन से एग्जाम्पल हैं कि जिनमें बहुल परावर्तन होता है, जिनमें बार बार परावर्तन होता है? तो पहला है स्टेथोस्कोप की जो डॉक्टर है वो हमारा चेकअप करते हैं, हमारी सांसों को चेक करते हैं, तो वो क्या करते हैं कि उसके अंदर बार बार परावर्तन होता है जिससे कि वो हमारी सांस है उसके अकॉर्डिंग हमारी जो बीमारी है उसे समझ पाता है। फिर है कंसर्ट हॉल और सम्मेलन कक्षों और सिनेमा हॉल में भी क्या होता है? बहुल परावर्तन होता है। लाउड स्पीकर, हॉर्न और शहनाई में भी बहुल परावर्तन होता है।
होता है। इस प्रकार मतलब ये इतना टॉपिक अगर मैं पूरा टॉपिक कराती हूँ तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा और इसी ध्वनि से रिलेटेड हम एक दूसरी क्लास लाएँगे, जिसमें मुझे ये लगता है कि वो पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही, पढ़ते रहिए और अपने सपनों को पंख देते रहिए। मेक श्योर कि रीट की एग्ज़ाम है, मुझे ये लगता है कि काफ़ी हद तक लोगों की तैयारी है और आई थिंक 2-3 घंटे अगर आप परिवार को काम करवा कर 2-3 घंटे या फिर 3-4 घंटे निकाल पा रहे हैं अपनी पढ़ाई के लिए, तो सफिशिएंट है। आप आराम से कर सकते हैं। अपने सपनों को पंख देते रहें और पढ़ते रहें। जय हिंद।